तो जैसा कि हम अपना क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस, जिसका हम अपना लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं अपना हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। आइए जानते हैं हम कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा उत उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। उसे हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी सिंपल सी बात यह है कि हरे पौधे जल CO2 का उपयोग करके अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा कि लिखा है, ये प्रक्रिया पौधे के पत्तों के हरे वर्णक क्लोरोफिल में होती है। यानी ये प्रक्रिया होती है हमारी पत्तियों के अंदर संपन्न होती है। आइए देखते हैं हम आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें। यानी जो पौधे अपना खाना बना रहे हैं, इस खाना बनाने के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं। तो सबसे पहली चीज सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और जल होना चाहिए। यानी इन चार चीजों की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है। यानी ये चारों चीजें हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण के चरण, यानी कितने चरण में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से 2 चरणों में होता है। यानी ये 2 चरणों में पूरा होता है। आइए दोनों चरणों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला चरण आता है हमारा प्रकाश अभिक्रिया के बारे में, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन के बारे में, ये प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट की गिरेना में होती है। इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। मुख्य घटनाएं जो हैं इसकी प्रक्रिया की, इसमें जल का प्रकाश अपघटन होता है जिससे O2 निकलती है। दूसरी बात, ATP ऊर्जा अणु और NADPH2 अपचायक शक्ति का निर्माण होता है। यानी इस प्रक्रिया में अगर हम देखें प्रकाश अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले जो घटनाएं होती हैं, प्रकाश अभिक्रिया हमारी गिरेना में होती है और इसमें प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तीसरी बात, इसमें हमारा वाटर जो होता है वो टूटता है और वाटर टूटकर ऑक्सीजन गैस निकालता है और ऊर्जा और NADPH2 का निर्माण होता है। ये थी हमारी पहला चरण प्रकाश संश्लेषण का। आइए दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं, अंधकार अभिक्रिया, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपनी अंधकार अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, ये प्रक्रिया स्ट्रोमा में होती है। इसमें CO2 का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन होता है। ATP और NADPH2 की ऊर्जा का प्रयोग करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। यानी ये जो हमारी अंधकार अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है और ATP और NADPH2 की ऊर्जा का प्रयोग करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है और इसी चरण को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो ये थे हमारे प्रकाश संश्लेषण की चरणों की बात। आइए बात करते हैं अपने हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो सबसे पहला हमारा कारक है प्रकाश की तीव्रता। अधिक प्रकाश से गति बढ़ती है, यानी प्रकाश जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस भी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा कारक है CO2 की सांद्रता। CO2 अधिक होने पर प्रक्रिया तेज होती है, यानी CO2 भी अगर ज्यादा होगी तो प्रक्रिया भी तेज होगी। तीसरी बात है हमारी जल की उपलब्धता। जल की कमी से प्रक्रिया रुक सकती है, यानी अगर प्रकाश संश्लेषण में पूरी तरह से जल नहीं मिल पाता है तो ये प्रक्रिया रुक जाती है। ये थे हमारे प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले कारकों की बात। एक कारक हम आगे और पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं तापमान के बारे में, कि कितना तापमान होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सामान्यतः 20 से 35 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। पांचवा हमारा कारक है क्लोरोफिल की मात्रा। हरे रंग का वर्णक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। यानी अगर हरे रंग का वर्णक नहीं हुआ, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है और ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात करते हैं अपना हम प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में। यानी प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, किस बातों के लिए ये जरूरी है। तो पहली चीज है इसका महत्व हमारा भोजन का निर्माण। पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, यानी सबसे पहला महत्व हमें ये मिलता है कि प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण होता है। दूसरी बात करते हैं हम ऑक्सीजन का उत्सर्जन, जीवों की श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। यानी अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण भी नहीं हो पाता। तीसरी बात है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, वातावरण में CO2 का संतुलन बनाए रखना
है। यानी अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो जो हम CO2 निकालते हैं, जो एनिमल CO2 निकालते हैं शोषण करने के फलस्वरूप, उस CO2 का यूज कौन कर पाता। अगला हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत। सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी इसी प्रक्रिया का में हम सूर्य की ऊर्जा का सही तरीके से यूज कर पाते हैं। ये थे हमारे प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है एक पूरा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जिसमें हमारा एक प्लांट बना है और ये हमारी सूरज से एक रोशनी आ रही है जिसको हम कहते हैं सनलाइट, और ये सनलाइट हमारे प्लांट्स की पत्तियों पर पड़ती है और पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और आपकी ये पत्तियां प्लांट्स जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है और ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में एक स्ट्रक्चर दिया है जिससे हमारी पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को समझाया गया है। आइए बात करते हैं अपना हम मानव पाचन तंत्र के बारे में। ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको खास तरह से याद किया जाए प्रकाश संश्लेषण को और उसके दोनों चरणों के बारे में। बात करते हैं अपने मानव के पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव का पाचन तंत्र। यानी पाचन तंत्र का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे भोजन को पचाने वाला तंत्र और ऐसा तंत्र जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आइए बात करते हैं अपने मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो मानव शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी पहली बात हमारी ये लिखिए कि जो मानव का शरीर होता है उसको ऊर्जा चाहिए और उसको पोषक तत्व चाहिए। नेक्स्ट है भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, ये भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं अब और इसी को हम पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे अणुओं ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, फैटी अम्ल में तोड़ता है जिन्हें रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी जो पाचन तंत्र होता है वो हमारा पाचन तंत्र फूड के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है और फिर ये छोटे छोटे अणु हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू अवशोषित कर लिए जाते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बात करते हैं अपने हम पाचन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में, जिसमें सबसे पहला अंग पढ़ने वाले हैं अपना हम माउथ के बारे में। तो सबसे पहले माउथ की अगर बात करें तो भोजन का प्रवेश द्वार होता है जहां से भोजन प्रवेश करता है और ये भोजन हमारे माउथ से प्रवेश करने के बाद हमारे स्टमक तक पहुंच पाता है। तो भोजन का प्रवेश द्वार है। दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लार ग्रंथि लार बनाती हैं जिससे एंजाइम एमाइलेज होता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। यानी भोजन का प्रवेश द्वार है माउथ और माउथ के अंदर दांत होते हैं, सभी को पता है, और दांत हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं और हमारे माउथ के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार बनाती हैं और इस लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज, और ये एमाइलेज एंजाइम हमारा स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ये थी हमारी माउथ की बात। उसके बाद हमारा पाचन तंत्र का दूसरा भाग आता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, या इसी को हम बोलते हैं अन्न नलिका, यानी फूड पाइप के बारे में। अन्न का मतलब होता है भोजन, नलिका का मतलब ट्यूब, फूड पाइप के बारे में। तो ये भोजन को गले से पेट तक ले जाने वाली नली है। यानी जो फूड पाइप होता है ये हमारा भोजन को गले से पेट तक ले जाता है। इसके साथ साथ पेरिस्टालसिस नामक लहरदार गति से भोजन पेट तक पहुंचता है। जैसे ही भोजन हमारा माउथ से होते हुए ईसोफेगस पे पहुंचता है और ईसोफेगस में एक लहरदार गति होती हैं जिससे हमारा भोजन पेट तक पहुंच जाता है। तीसरे पार्ट की बात करते हैं अपना हम आमाशय के बारे में, यानी स्टमक के बारे में। स्टमक की बात करें तो ये थैलीनुमा अंग है, भोजन को अस्थायी रूप से संग्रह करता है, स्टोर करता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक रस स्रावित होता है जिसमें होता है HCl, ये जीवाणुओं को नष्ट करता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है। यानी जो हमारा आमाशय होता है ये एक थैलीनुमा अंग है, यहाँ पर हमारा भोजन स्टोर हो जाता है और इस थैलीनुमा अंग के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है और ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है और जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। तो ये था हमारा पाचन तंत्र का तीसरा भाग जिसको हमने बोला था आमाशय। अब बात करते हैं अपने हम चौथे भाग के बारे में जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा लगभग 6 मीटर भाग होता है। यहाँ पर पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सहायक अंगों में रस आता है। बात करें अगर हम छोटी आंत के बारे में तो छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। यहाँ पर पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। इसके 3 भाग होते हैं जैसा कि लिखा है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और इस भाग में सहायक अंगों से रस भी आता है जो रस हमारे भोजन को पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा पाचन तंत्र का अंग है बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं।
जैसा कि लिखा है यहाँ जल का अवशोषण होता है, शेष अपच्य पदार्थ ठोस रूप मल में परिवर्तित हो जाता है। यानी बड़ी आंत के अंदर सिर्फ अवशोषण हो रहा है, वो भी जल का, और यहीं पर हमारा जो ठोस पदार्थ बनता है जिसको हम मल कहते हैं वो हमारा यहाँ पर ही स्टोर होता है। उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एनस, या हम कह सकते हैं अपनी आहार नाल का लास्ट भाग होता है एनस गुदा। इस रास्ते से अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो वहां से उसका निष्कासन होता है, यानी इस रास्ते से हमारा जो मल होता है वो निष्कासित होता है। तो ये थे हमारे पाचन तंत्र के बारे में। बात करते हैं अपनी पाचन की संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में कि किस तरह से पाचन की क्रिया होती है। सबसे पहले अगर बात करें तो मुख्य के में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसके बाद आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो इस तरह से हमारे पाचन की प्रक्रियाएं चलती हैं। सबसे पहले माउथ से पाचन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आमाशय में पाचन होगा, उसके बाद छोटी आंत में पाचन होता है। लास्ट में बात करें अगर इलियम में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, यानी यहाँ पर पाचन क्रिया नहीं होती। बड़ी आंत में जल का अवशोषण और मल का निर्माण होता है, गुदा से मल का निष्कासन होता है। यानी बड़ी आंत में पाचन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है और मल का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें गुदा से तो सिर्फ यहाँ से मल का निष्कासन होता है। तो ये थी हमारी पाचन की क्रिया के बारे में। अगर बात करते हैं हम अपने पाचन के महत्व के बारे में, तो हमें क्या फायदे मिलते हैं, इसका क्या महत्व होता है। तो जैसा कि पहले लगा है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी अगर पाचन नहीं होता तो हमारा फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूट पाता और हमें ऊर्जा नहीं मिल पाती। अगली बात है हमारी विकास और मरम्मत के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, यानी वही बात है अगर हमारे फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूट पाता तो पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते। इसके साथ साथ ये शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है, यानी पाचन के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जिसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है वो पर्सन अनहेल्दी हो जाता है। ये थे हमारे पाचन के महत्व के बारे में। और मैंने लास्ट में आपको एक पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर बनाकर दिया है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में दिखाया गया है कि ये रीजन हमारा माउथ और बक्कल कैविटी है। उसके बाद एक रीजन होता है फेरिंग्स, यहाँ से हवा और खाना दोनों ही पास करते हैं। उसके बाद फेरिंग्स जाकर खुलता है हमारा ईसोफेगस के अंदर, और इसी ईसोफेगस को हम कहते हैं अन्न नलिका यानी फूड पाइप के बारे में। उसके बाद हमारा खाना स्टमक में आ जाता है, स्टमक के बाद हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है रेक्टम, वहां पर मल का स्टोरेज होता है और एनस से हमारा मल बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जैसा कि दिया है लीवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास के बारे में, ये हमारी सहायक ग्रंथियां होती हैं जो हमारे पाचन में मदद करती हैं। तो ये है मेरा पाचन तंत्र का संपूर्ण स्ट्रक्चर। और इस तरह से हम अपना लेक्चर नंबर 2 खत्म कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक किसी ने केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर केमिस्ट्री की क्लासेस भी देख सकता है। थैंक यू वेरी मच।